हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिजिक्स पॉइंट। आज हम लोग गॉस थ्योरम टॉपिक पर बात करेंगे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉस थ्योरम से रिलेटेड इसके एप्लीकेशंस भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बार बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से देखना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि जब कभी भी हमारे चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड नए नए टॉपिक आएंगे तो ये मैसेज आपको सबसे पहले मिलेगी और आप फिजिक्स से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए बगैर समय को नष्ट करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक गॉस थ्योरम पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि गॉस प्रमेय है क्या। गॉस प्रमेय के अनुसार, अर्थात गॉस महाशय ने जो प्रमेय दिया है उसके अनुसार, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फिर से एक बार सुन लें। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इस थ्योरम को हम लोग डायग्राम के माध्यम से आगे गणितीय विधि से इसे हम प्रमाणित करेंगे। इस प्रमेय को समझने के लिए सर्वप्रथम इस फिगर पर गौर करना है। यहाँ पर S एक बंद तल है और इस बंद तल के अंदर एक बिंदुवत आवेश है जिसका आवेश का वैल्यू है +Q। और इस बंद तल में एक छोटे से क्षेत्र dA की कल्पना की गई है और इस dA क्षेत्र में एक अन्य बिंदु P है जिसकी दूरी O से R है। इस फिगर को एक बार फिर से देख लें कि एक बंद तल S है और इस बंद तल के अंदर बिंदु O पर एक आवेश +Q स्थित है और इसी तल के अंदर एक छोटे से क्षेत्र dA की कल्पना की गई है और इस dA क्षेत्र के अंदर एक अन्य बिंदु P है जिसकी दूरी बिंदु O से R है। सपोज किया गया। अब O पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या होगा, इसको प्राप्त करेंगे। तो पहले तीव्रता के बारे में हम लोग जान चुके हैं और इसके अंतर्गत हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं जिसमें निष्कर्ष आया था E = 4πε0 × Q/r²। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आवेश +Q ही है, डिस्टेंस R ही है, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ भी E = 1/4πε0 × Q/r² ही होगा। अब क्षेत्र D पर P से बाहर की ओर एक अभिलंब खींचा जाता है PN खींचा जाता है और यह PN क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है और अभिलंबत दिशा PN में तीव्रता का वैल्यू E cos थीटा होता है। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो यदि N और E को मिला दिया जाए तो इससे एक ट्रायंगल का निर्माण होता है PNE। और ट्रायंगल के नियम हम जानते हैं
कि एंगल के सामने का जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर अर्थात लंब होती है, और जिस पे यह कोण बनता है वह बेस होता है, आधार होता है। तो यदि हम कॉस थीटा का मान हम निकालना चाहें इस ट्रायंगल के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं बेस अर्थात पी एन बाय हाइपोटेनस यानी पी ए। यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल पी एन बाय पी ई का वैल्यू इस दिशा में तीव्रता का वैल्यू हम लोग पहले जान रहे हैं, यहाँ ई है, क्रॉस गुना करते हैं तो पी एन इक्वल प्राप्त होता है ई कॉस थीटा। पी एन इक्वल यानी पी एन दिशा में तीव्रता का वैल्यू ई कॉस थीटा प्राप्त होता है। अब हम लोग सर्वप्रथम इस छोटे से क्षेत्र डी ए पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा इसको प्राप्त करेंगे। अतः क्षेत्र डी ए पर विद्युत फ्लक्स, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे डी साई। डी साई इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर डी ए एक छोटा सा क्षेत्र है, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू भी छोटा ही प्राप्त होगा। इसलिए डी साई इक्वल ई कॉस थीटा डी ए। यह सूत्र हम लोग पहले क्लास में अर्थात पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लीज़ वहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं कि आखिर यह सूत्र कैसे प्राप्त होता है। डी साई इक्वल ई कॉस थीटा डी ए। हम लोग इसमें ई का वैल्यू बैठाएंगे। ई का वैल्यू पहले से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा डी ए। सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हुए हम इसे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा डी ए बाय आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इस पूरे वैल्यू को कॉस थीटा इंटू डी ए बाय आर स्क्वायर को ठोस कोण कहा जाता है, और ठोस कोण को हम यहाँ पर सूचित करेंगे डी ओमेगा से, अर्थात q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अभी तक हम लोग इस ठोस सतह के एक छोटे से क्षेत्र डी ए के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा ये प्राप्त कर चुके हैं। अब इस पूरे सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा ये हम लोग प्राप्त करेंगे, और इसके लिए जो छोटे से क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त हुआ है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, और लिखेंगे साई इक्वल इंटीग्रेशन डी साई। और डी साई का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हैं इंटीग्रेशन डी q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा इक्वल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और अंदर में डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ तक सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम हटा सकते हैं। प्राप्त समीकरण में डी ओमेगा ठोस S के अंदर O बिंदु पर बना ठोस कोण है, और हम जानते हैं कि किसी घिरे हुए तल के भीतर किसी भी बिंदु पर ठोस कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इसलिए इस समीकरण में डी ओमेगा का मान बैठाने पर साई इक्वल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा, इसलिए psi इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी तक हम लोग बंद तल S के अंदर एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा इसे प्राप्त कर लिया। अब सपोज डेट यदि इसी प्रकार के से इसके अंदर में अनेक आवेश हों, जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, तो इन सभी आवेशों के कारण इस बंद तल के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं psi इक्वल 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार के बहुत सारे आवेश हो सकते हैं और हम जानते हैं कि कुल का सिंबल सिग्मा होता है और इन सभी आवेशों को जोड़ या घटाव करते हुए अर्थात प्लस माइनस करते हुए जो मान प्राप्त होगा वह इस ठोस के अंतर्गत टोटल मान कहलाएगा। इसलिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा Q, इसलिए लगा देंगे। अब हम फिर से आते हैं गॉस के थ्योरम पर कि आखिर गॉस ने क्या कहा था और क्या उसका निष्कर्ष इससे मिल रहा है या नहीं। गॉस ने कहा था विद्युत क्षेत्र के किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या गॉस के थ्योरम का निष्कर्ष इससे मिलता जुलता है? जी हाँ, निश्चित रूप से मिल रहा है। psi इक्वल 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा Q, और यह व्यंजक गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करता है। तो हम लोगों ने आज गॉस थ्योरम पर विचार किया, निष्कर्ष निकाला और यह निष्कर्ष परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और देखा गया है कि यह परीक्षा में बार बार पूछता है। इसलिए आप लोग इससे निश्चित रूप से इसकी तैयारी कर लें और आगे की परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, यह हम उम्मीद करते हैं। तो यह वीडियो आपके दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचे, इसके लिए आप प्लीज़ इसे शेयर करें। साथ ही साथ आप और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। और यह चूँकि कोरोना काल चल रहा है, बैच में संभव नहीं हो रही है पढ़ाई, इसलिए वीडियो के ज़रिए हमें जहाँ तक होगा हम हर एक लेसन का, हर एक यूनिट का इसी प्रकार हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपके बीच हम वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने सारे टॉपिक्स होंगे, चाहे वह थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, हम बीच बीच में वीडियो बना करके आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहेंगे।